मैं बधाई दूंगा नवीन जी को, जिन्होंने बहुत कम समय में अच्छे लोगों के यहाँ बुलाया और बहुत ही पावन स्थान है बुद्ध विहार, जिसके अंदर हम लोग अपनी बात को, आवाज़ आ रही है सब लोगों को, पूरी आज़ादी से कह सकते हैं। मौसम खराब होने के बाद भी आप सब लोग आए हैं, कोई मुजफ्फरनगर से हैं, कोई लखनऊ से, कोई शाहजहाँपुर से आए हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हाँ आप सब लोग ऐसे हैं जो 1.25 लाख से कड़ाव वाले हैं, एजेंट्स ऑफ चेंज का काम आप लोग कर सकते हैं। आज यहाँ आने का जो मकसद है उसके पीछे नवीन गौतम जी ने कहा कि BSS के संबंध में कुछ चीज़ें बताई जाए। समाज किस दिशा से किस दिशा की ओर चल रहा है, इसमें हर एक व्यक्ति को चिंतित होना चाहिए। समाज में कई तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं समाज के अंदर जो लोग अपने व्यक्तिगत कामों तक सीमित रहते हैं। दूसरे वो लोग हैं जिन्हें चिंता रहती है अपने भविष्य की, अपने परिवार के भविष्य की, अपने समाज के भविष्य की। वो अखबार पढ़कर फिर मिला जाएंगे, समाचार सुनकर, टीवी देखकर के उन्हें लगेगा समाज कहाँ जा रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है। उनके अंदर एक एनालिसिस करने की पावर आती है, तुलना करने की। अगर दुनिया से हम तुलना नहीं कर सकते, देश के अन्य भागों से तुलना नहीं कर सकते और अपने बारे में ये जानकारी नहीं हो सकती कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम जागरूक नहीं कह सकते। जागरूक व्यक्ति वही है जिसको अपने आवागमन के बारे में जानकारी हो, अपने उद्देश्यों के बारे में जानकारी हो, अपने सिद्धांतों के बारे में जानकारी हो, अपनी लाभ और हानि के बारे में जानकारी हो। जो लोग भेड़ चाल में चलते हैं उनका जीवन ऐसा नहीं कटता, नहीं उनका जीवन कटता है, लेकिन उनके बच्चों को कई बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जो खुद संघर्ष करता है वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष कम कर देता है और उनके अचीवमेंट्स बढ़ जाते हैं। भारत का इतिहास संघर्षों का इतिहास है, जिसके अंदर मेहनतकश लोग, मजदूर, किसान, पीड़ित और जो भी लोअर स्ट्रेटा के लोग रहे, उनके साथ अन्याय हुआ और उनके साथ खड़े होने वाले भी बहुत लोग रहे। चाहे चारवाक हो, चाहे बुद्ध हो, बहुत से ऋषि मुनि आए, कबीर, एकनाथ, गुरु रविदास जी, बहुत से लोग आए, लेकिन साथ साथ वर्ण व्यवस्था चलती रही। संत लोग भी आए, राजा महाराजा भी आए, सम्राट अशोक जैसे दुनिया के महानतम सम्राट जैसे लोग आए और उन्होंने इस तरह के उपदेश, इस तरह की दृढ़ क्षमता स्थापित की जिससे बहुत बड़ा बदलाव आया। लेकिन साथ ही साथ जो षड्यंत्रकारी वर्ण व्यवस्था रही, उसका भी षड्यंत्र साथ ही साथ चलता रहा और यहाँ तक कि लोगों को ये भुला दिया गया कि यहाँ कहीं बुद्ध हुए थे, यहाँ सम्राट अशोक का कोई नामो निशान था। बुद्ध को अवतार घोषित कर दिया गया, जिन्हें आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं था उन्हें महात्मा घोषित किया गया, जिनको अवतारवाद में विश्वास नहीं था उन्हें अवतार घोषित किया, उन्हें खुद ही ईश्वर बना दिया गया, जिन्हें ईश्वरवाद में विश्वास नहीं था। सम्राट अशोक के स्तंभ, चाहे वो शिलालेखों पर लिखे हों, चाहे वो स्तंभों पर लिखे हों, इस देश के अंदर हजारों की संख्या में थी। उन पर जो लिपि लिखी गई थी, उस लिपि की जानकारी ही भुला दी गई। एक इंटेलेक्चुअल भ्रष्टाचार, इंटेलेक्चुअल कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई। यहाँ तक कि सम्राट अशोक के अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, जहांगीर ने, अकबर ने प्रयास किया जानने का, तो जो उस समय पढ़े लिखे लोग थे, पढ़ाई पर एकाधिकार था एक ही बिरादरी का, उन्होंने कहा कि
कि इस पर लिखा है कि जिसके दरबार में, जिसके महल में होगा वो दुनिया का सबसे बड़ा राजा होगा। तो सम्राट ने उसको तोड़वा करके कौशाम्बी से किले में ले आए, जहां था वहां से तोड़वा दिया गया। भ्रमित करना, षड्यंत्र करना वर्ण व्यवस्था के जीवन के लिए, उसके आगे चलने के लिए अत्यंत आवश्यक है। देश गुलाम जरूर हुआ, डच आए, पुर्तगाली आए, उससे पहले शक घोड़ कुषाण आए, मुगल्स आए, दिल्ली सल्तनत चली, उसके बाद मुगल पीरियड शुरू हुआ, फिर डच, पुर्तगाली और इंग्लैंड से लोग बाग आए और अशोक के स्तंभों को जगह जगह देखा और देखा कि भारत कभी एक रहा होगा। राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी भूमिका, आप में से बहुत से लोग शिक्षक हैं, देखा होगा। और उन्होंने ये देखा जब कि ये सम्राट अशोक के अभिलेख जगह जगह लगे हुए हैं, तो पूरा भारत जम्मूद्वीप के रूप में कभी रहा होगा, इन पर आखिर लिखा क्या है। अलेक्जेंडर कनिंघम विदेशी था, उसने जेम्स प्रिंसेप को मदद की और उसने देखा, उस लिपि को पढ़ना शुरू किया। लिपि पढ़ ली गई, सैकड़ों साल बाद वो लिपि पढ़ी गई, लेकिन ये निश्चित नहीं हुआ कि ये लिपि किस राजा की है। श्रीलंका के अंदर टर्नर नाम के इतिहासकार काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि ये सम्राट अशोक वही है जो भारत के ऊपर कभी सबसे बड़ा सम्राट रहा था। और वो चीजें निकल करके आई और देश को एक ऐसा गौरव मिला कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा बदलाव आया। उस राष्ट्रीय आंदोलन के बदलाव में जो गौरव इस बात को लेकर के हुआ कि ये देश कभी एक था, अखंड था और सॉवरेनिटी थी, और यहाँ के लोग ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग शासन नहीं चला सकते। इतना सुशासन मौर्य साम्राज्य में रहा, उसी के ऊपर सुपरस्ट्रक्चर बनाया आगे आने वाले राजाओं ने। तो एक आत्मविश्वास जगा और भारत आजाद हुआ। भारत का संविधान बनाने का मौका बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मिला। समाज को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए उनका दर्द था। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो टाइम के बीच में ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, बहुत से ऐसे महान लोग आए जिनका योगदान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वीकारा और उसी योगदान के ऊपर बुद्ध के सपनों का भारत बनाने के लिए संविधान लिखा। संविधान में छुआछूत खत्म की गई। निश्चित रूप से बहुत सारी इतिहास की सामान्य बातें जो आपको जानकारी में है, लेकिन समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो पाई और उसके कारण अनेकों हैं। आखिर क्या वजह रही कि लोग समता नहीं चाहते? थोड़ा सा अलग एक रिसर्च है, समतामूलक समाज क्यों नहीं चाहते लोग। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिसर्च की है, उसी के आगे अध्ययन किया गया और ये देखा गया कि जाति अपने आप में एक ऐसा चुंबक है जो असमानता से निकला हुआ है, वो हर आदमी को प्रिय हो जाता है। वो प्रिय कैसे होता है? महिलाओं का जो लगभग हिस्सा है या महिलाओं की जो स्तर है, वो स्तर पुरुषों के बराबर नहीं है, बहुत ही उत्पीड़न होता है। लेकिन वर्ण व्यवस्था में जो पंडिताइन है उसको एक बाई बर्थ एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि जितने भी सेठानी है, जितने भी ठकुराइन है, उसके पैर पकड़ेंगे बाई बर्थ, चाहे उसकी काबिलियत कुछ ना हो, जन्म से वो एक बिरादरी में पैदा हुई। और अगर वो समतामूलक समाज की बात करेगी तो वो ये अधिकार खो बैठेगी, ये अधिकार खो बैठेगी। हो सकता है उसे, उसके परिवार को कुछ सरकारी नौकरियां मिल जाए,
अधिकार इतना ज़्यादा अधिकार देगा कि पूरा गांव पूरा मोहल्ला उनके पैर पकड़े, उनकी तरफ देखे, उनका आदेश माने। फिर आगे बढ़िए, एक ठकुराइन को पूरी तरह से अधिकार मिल गया कि सेठानी में पैर पकड़ेंगे और नीचे वालों का तो उद्देश्य यही है, उसे भी उसके अंदर आनंद आने लगा। यही हाल सेठानी का भी हुआ कि चलो पंडिताइन के पैर पकड़ने हैं, ठकुराइन के पैर पकड़ने हैं, लेकिन आगे आकर के जो नीचे वाले सब हैं वो तो हमारे पैर पकड़ेंगे। उनको लगा कि समतापूर्वक समाज में कोई आनंद नहीं है, जातिवादी समाज में बहुत बड़ा आनंद है, तो जाति को क्यों तोड़े। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत है, पति मारेगा पीटेगा दहेज के ऊपर, लेकिन ये 10-12 साल में खत्म हो जाएंगी, और जब वो खुद सास और जिठानी की श्रेणी में आ जाएंगी तो उनको पावर मिल जाएगी, वो भी बहू को इसी तरह मारेंगी, वो उन्हें भी जलाने का अधिकार मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा ये जो सौदा है समतामूलक समाज बनाने का, ये सौदा कोई बहुत ज़्यादा जसविंदर जी पंजाब से घाटा दिखाई दिया। यही स्थिति फिर जिन्हें आप ओबीसी कह रहे हैं उनकी स्थिति आई। उनको ओबीसी को ये लगने लगा कि हम खेत में काम कर रहे हैं, हमको भी बेकार करने वाले लोग चाहिए। आखिर हमारे पास भी एक पासपोर्ट है, एक वीजा है, या हम भी किसी से ऊपर है। वर्ण व्यवस्था में यहीं तक नहीं, असमानता से और जाति से, लिंग भेद से और फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन से, अंग्रेजी में शब्द है लाभदायक भेदभाव। उस लाभदायक भेदभाव से जो सफर कर रहा है वो ऊपर नहीं चल अकेले, उस लाभदायक भेदभाव का आनंद अनटचेबल भी ले रहा है। वो कहाँ ले रहा है? अनटचेबल शाम को 7 बजे आता है शराब पी करके और अपनी बीवी को लात मारता है और कहता है मैं मर्द हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, तुम नीचे हो, तुम्हें मेरा अधिकार, मेरा अत्याचार सहन करना है। ये असमानता के बीच उसको जाति ने दिए और उसने भी उसको स्वीकार कर लिया। तो अब समतामूलक समाज की बात करने वाले तो जीरो हो गया। जो सबसे पीड़ित है, या तो महिला थी या सबसे पीड़ित अनटचेबल है, उन दोनों को भी कहीं ना कहीं आनंद आने लगा। तो बुद्ध की समतामूलक समाज समझ किसको आएगी? विद्वान राइस डेविस ने कहा कि अगर बुद्ध की बात को समझ लिया होता तो इस देश के अंदर समतामूलक समाज बन जाता। वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन आया 2015 में, जिम यांग किम, उसने कहा कि इस देश में आर्थिक विकास हो सकता है, लेकिन कास्ट बायस जो जाति है जब तक नहीं हटेगी तब तक आगे नहीं बढ़ सकती। और वो एक दूसरे को देखिए, ताकतवर जब भी कमजोर के ऊपर से संबंध रखता है या मिलता है, सरेंडर करेगा, कंप्रोमाइज करेगा, तो उसे चूसने के लिए करता है। वो असमानता की भावना ने व्यक्ति को इतना अमानवतावादी, इतना बर्बर बना दिया। कभी जब कोरोना चला तो यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने लिखा कि वर्ल्ड के बिलियनियर्स ने इंडिया के लिए भी 35% ज़्यादा पैसा कमा लिया मजदूरों से। 35% ज़्यादा पैसा। ये वर्ल्ड बैंक के लोगों की भी बात है और यूएनओ का जो सेक्रेटरी जनरल है उसका भी कहना है। मजदूरों की स्थिति कहाँ पहुँच गई? जो 2-3 साल में रिकवर हो पाए। कहीं ना कहीं समतामूलक समाज से लोगों को लगाव नहीं, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी काम करती है कि हम लोगों को दबाए रखें और अपनी उच्चता को बनाए रखें। जबकि पूरी दुनिया के अंदर ये परिभाषाएं बदल चुकी हैं और लोग ये जानते हैं कि समतामूलक समाज के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों का जीवन सदैव के लिए सुरक्षित है। बुजुर्गों के लिए सुरक्षित है, बच्चों के लिए सुरक्षित है, लेकिन हर रिस्क को लेने के बाद भी भारत का आदमी समतामूलक समाज नहीं बनाना चाहता।
उसको मालूम है कि अगली गली में हम भी पिट सकते हैं, लेकिन वो अपनी गली में मॉब लिंचिंग करने के लिए तैयार रहता है। उसे मालूम है बदले की भावना में हमारे साथ ही हो सकता है। अगर हम कानून माने तो अच्छी बात है, लेकिन वो ऑनर किलिंग करने में, ऑनर किलिंग इंटर मैरिज हुई हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में और मेरठ में, उसकी रैली उसको ग्लोरीफाई करने के लिए निकाली जाती है हैदराबाद में। तो ऐसी नौबत क्यों आई? क्यों अत्याचार से लोगों को घृणा नहीं है? लोगों के अत्याचार से जो लगाव है, अत्याचार करने में जो आनंद आ रहा है, उसको कैसे रोका जाए? इसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। इस सॉल्यूशन पर बात की 10-15 साल पहले अधिकारियों ने इकट्ठा किया, बहुत से सामाजिक एक्टिविस्ट को इकट्ठा किया। लोग चर्चा करने में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। हम लोगों ने थोड़ा रिसर्च किया कि अकेले चर्चा करना क्या हमारा सॉल्यूशन है। किसी ने कहा कि हम अपनी उपजाति को मजबूत करेंगे, हम ग्रेट वाल्मीकि कहलाएंगे, ग्रेट चामार कहलाएंगे, ग्रेट अहिर कहलाएंगे, ग्रेट पासी कहलाएंगे। इस तरह की चर्चाएं आई अत्याचारों के विरोध में। क्या ये सॉल्यूशन है? किसी ने कहा कि फला बिरादरी का डीएनए खराब है, उनको विदेश भेज दो। क्या ये सॉल्यूशन है? क्या हम जय भीम करते हैं या हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते में चलते हैं? तो क्या ये सॉल्यूशन है कि हम किसी आदमी को आइसोलेट कर दें, हम किसी व्यक्ति को अलग कर दें? क्या एक समतामूलक समाज के अंदर ये स्थिति सही हो सकती है? क्या ये सॉल्यूशन है? ये सॉल्यूशन नहीं है। बीएसएस के निर्माण के समय ये चीजें चर्चा में आई। क्या इकट्ठा करके, धरना करके, प्रदर्शन करके, पथराव करके, सड़क जाम करके क्या हम समतामूलक समाज की स्थापना कर सकते हैं? क्या हम संविधानवादी समाज की स्थापना कर सकते हैं? और हमें देश कैसा बनाना है, क्या उद्देश्य है? इसमें स्टडीज की गई, लोगों से चर्चा हुई और यह हल निकल करके आया कि हमको दंगा विहीन समाज चाहिए, हमको समतामूलक समाज चाहिए, हमको पे बैक टू सोसाइटी वाला समाज चाहिए, पे बैक टू फैमिली पर चलने वाला समाज चाहिए। ऐसा समाज चाहिए जो कानून का सम्मान करे। बहुत से लोगों ने सोचा कि हम हिंसा से हल निकाल लेंगे। कोई भी व्यक्ति जो हिंसा के रास्ते पर चलता है, मैं मेरठ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी रहा हूँ, वहाँ पर एसपीसीटी रहा, वहाँ रोज लड़के आंदोलन करते थे और कभी डीसी के ऊपर पत्थर फेंक दिया, कभी डीसी के ऊपर पत्थर फेंक दिया, और ये वहाँ 50 साल से होता है। मैंने हॉस्टल में मीटिंग की और उनको बताया कि एक मुकदमा लिखने के बाद आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता। युवा पीढ़ी को भटकाव से बचाना है। एक मुकदमा लिखने के बाद आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता। एक मुकदमा लिखने के बाद आपका सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, आपको शस्त्र नहीं मिल सकता, आपको ठेका नहीं मिल सकता, आपके आगे आने वाले जीवन में दिक्कतें आएंगी, वित्तीय दिक्कतें भी होंगी। तो हमको जोश कहाँ करना है? ठीक है, उत्पीड़न होता है तो जोश आता है, गुस्सा आता है, बदले की भावना आती है, लेकिन वो बदले की भावना, उस एनर्जी को कहाँ यूज करना है?